नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग बिहार एसएससी इंटर लेवल के प्लेटफॉर्म बुक के प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 21 देखेंगे। इसमें 150 प्रश्न दिया हुआ है। सारे प्रश्नों को डिटेल सॉल्यूशन किया गया है, इसलिए आप इसे पूरा जरूर देखें। 1 से लेके 20 तक के प्रैक्टिस सेट को अपलोड किया जा चुका है, प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, राष्ट्रपति करता है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 से 232 के बीच उच्च न्यायालय के संबंध में उपबंध है और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को महाभियोग जैसी प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है। और भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय पता है कौन है? वो है इलाहाबाद उच्च न्यायालय। नेक्स्ट है, मनसबदारी प्रणाली किसने आरंभ की थी? मनसबदारी प्रणाली, और इसका आंसर हो जाएगा डी, अकबर। मनसबदारी प्रथा अकबर द्वारा शुरू की गई थी। अकबर की शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता मनसबदारी प्रथा थी। भू राजस्व प्राप्ति की जब्ती प्रणाली अकबर के शासनकाल में प्रचलित थी और मनसबदारी प्रथा अकबर ने 1574 में प्रारंभ किया था। कब? 1574 ईस्वी में। मनसब अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है पदनाम। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि भारत बांग्लादेश भूमि सीमा समझौते के संशोधित संस्करण को दोनों देशों द्वारा भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत अंगीकृत किया गया था? और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 100वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2015 के तहत अंगीकृत किया गया था। भारत बांग्लादेश भूमि सीमा समझौता दोनों देशों के बीच कुछ क्षेत्रों के आदान प्रदान से संबंधित था। इस समझौते के तहत बांग्लादेश को भारत से 111 परिक्षेत्र मतलब 17,160 एकड़ भूमि तथा भारत को बांग्लादेश से 51 परिक्षेत्र 7110 एकड़ भूमि क्षेत्र प्राप्त हुआ था। आज हम बात करने वाले हैं बीएसएससी की बेस्ट बुक चक्षु प्रकाशन की। बीएसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2024 की यह एक बेहतरीन बुक है। चक्षु प्रकाशन की ये बुक पूर्णतः बीएसएससी के द्वारा पूछे गए सवालों के आधार पर विशेषज्ञों द्वारा तैयार किया गया है। इसमें 15 प्रैक्टिस सेट दिया गया है। लगभग 2000 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न है जिसे काफ़ी अच्छे तरीके से व्याख्या किया गया है। इस बार काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी है। अगर आप अपनी सफलता को और मजबूती देना चाहते हैं तो ये बुक आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। आप लोग इसे ज़रूर पढ़ें, एक बार इन प्रश्नों को अभ्यास जरूर करें। चक्षु प्रकाशन की ये प्रैक्टिस सेट। अगले प्रश्न पर चलते हैं कि निम्नलिखित में से किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया था? और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 1837 में जेम्स प्रिंसेस ने। 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेस ने पहली बार अशोक के शिलालेखों को अर्थ स्पष्ट किया था। अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम द्विभाषीय आधार पर शाह एक कुहना लघु शिलालेख पढ़ने में सफलता पाई थी, जबकि अशोक के शिलालेख की खोज 1750 ईस्वी में टी फैनथेलर ने की थी। बृहद शिलालेखों की कुल संख्या जो है वो 14 है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें पंचायतों को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया है। इनमें शहरी स्थानीय सरकार को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया है और इसका आंसर हो जाएगा सी, केवल एक। केवल कथन एक सही है। इसमें पंचायत को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संविधान के भाग 9 के तहत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। इसमें पंचायतों को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया है, जबकि 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा शहरी स्थानीय सरकार को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया है। अगला है, भारत में कौन सी खाद्य फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काटी जाती है? और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, गेहूँ। भारत में खाद्य फसल गेहूँ जो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काटी जाती है। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 2 अक्टूबर को मनाया जाता है अहिंसा दिवस। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री का जन्म दिवस है। 15 जून 2007 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाने के लिए मतदान हुआ और सभी सदस्यों ने 2 अक्टूबर को इस रूप में स्वीकार किया था। अगला है, पटना जिले में स्थित नखास पिंड का संबंध है किससे? नखास पिंड, और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 में महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ किया गया था। अगला है, भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ है? संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ है?
और इसका आंसर हो जाएगा डी, संविधान में कहीं नहीं हुआ है। भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में लिखी है कि भारत राज्यों का संघ है का प्रयोग किया गया है, न कि संघीय शब्द का। संविधान की प्रस्तावना में भारत अर्थात इंडिया शब्द का प्रयोग हुआ है। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि बारालाचा दर्रे के दोनों किनारों पर से निकलने वाली जो दो जलधाराएं चंद्रा और भागा निम्न में से कौन सी नदी बनाती है। बारालाचा दर्रे के दोनों किनारों पर से निकलने वाली दो जलधाराएं चंद्रा और भागा निम्न में से कौन सी नदी बनाती है, और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, चिन्नाब। चिन्नाब के हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा कहा जाता है। ऋग्वेद में चिन्नाब को अस्किनी कहा गया है। इसकी कुल लंबाई 1180 किलोमीटर है। चिनाब नदी झेलम तथा रावी नदी को जल ग्रहण करने के पश्चात सतलुज नदी में मिल जाती है। अगला प्रश्न है कि बाबूजी के उपनाम से किन्हें याद किया जाता है। बाबूजी के उपनाम से, और इसका आंसर हो जाएगा बी, जगजीवन राम को याद किया जाता है। सबसे लंबी अवधि तक केंद्रीय मंत्री रहने का रिकॉर्ड भी जगजीवन राम को है। जगजीवन राम को। वयोवृद्ध पुरुष किन्हें कहा जाता है। दादा भाई नौरोजी के। लोकनायक जयप्रकाश नारायण को। देशबंधु चित्तरंजन दास को। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के। और गुरुजी MS गोलवलकर को कहा जाता है। संविधान का कौन सा संशोधन राजनीतिक दल बदल से संबंधित है। संविधान का कौन सा संशोधन राजनीतिक दल बदल से संबंधित है, और इसका आंसर हो जाएगा बी, 52वां संविधान संशोधन के द्वारा राजनीतिक दल बदल पर अंकुश लगाने का लक्ष्य रखा गया है। दल बदल विरोधी इन प्रावधानों को संविधान की 10वीं अनुसूची के अंतर्गत रखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पंचायती राज से संबंधित है। निम्नलिखित में कौन सा पंचायती राज से संबंधित है, और इसका आंसर हो जाएगा बी, बलवंत राय मेहता समिति का संबंध पंचायती राज व्यवस्था से है। लिब्राहन आयोग बाबरी मस्जिद से संबंधित है, और शाह आयोग का संबंध आपातकाल के समय की गई ज्यादतियां की जांच से है, और नानावती आयोग का संबंध गुजरात दंगे की जांच से है। बलवंत राय मेहता समिति का गठन जो हुआ था 1957 ईस्वी में किया गया था, और त्रिस्तरीय पंचायती राज की ये सिफारिश किए थे। कौन विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन को लूटकर अपने साथ स्वदेश ले गए, और इसका आंसर हो जाएगा बी, नादिर शाह। ईरान के सम्राट नादिर शाह ने कोहिनूर हीरा मयूर सिंहासन को लूटकर स्वदेश ले गए। नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया, और उस समय दिल्ली के शासक मोहम्मद शाह था। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। 1747 में नादिर शाह की मृत्यु के बाद उसका सेनापति अहमद शाह अब्दाली अफगानिस्तान का शासक था। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में आए अंतिम पंघाल कौन सा खेल खेलते हैं। सही आंसर हो जाएगा ए, कुश्ती। अंतिम पंघाल कुश्ती खेल से संबंधित है। दिसंबर 2022 में भारतीय महिला पहलवान अंतिम पंघाल को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर के सम्मान से नामित किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से वह कौन सा वन्यजीव अभयारण्य है जहां गैंडा के संरक्षण की परियोजना चल रही है, और इसका आंसर हो जाएगा सी, काजीरंगा। काजीरंगा उद्यान एक सींग वाला गैंडा के लिए प्रसिद्ध है, और गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में जो शेर के लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा एवं मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है। नेक्स्ट है, किसी संस्था की लाभप्रदता निर्भर करती है, और इसका आंसर हो जाएगा सी, न्यास के संसाधन की गति पर। किसी संस्था की लाभप्रदता न्यास की संसाधन की गति पर निर्भर करती है। न्यास परिषद की विचारधारा महात्मा गांधी द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि विशुद्ध रूप से संगमरमर का गुंबद इनमें से किस मुगल इमारत में सबसे पहले देखा गया है। आंसर हो जाएगा डी, एतमाद दौला का मकबरा। विशुद्ध रूप से संगमरमर का गुंबद सबसे पहले एतमाद दौला के मकबरा में देखा गया। एतमाद दौला का मकबरा आगरा में है तथा इसे नूरजहां ने बनवाया था। नेक्स्ट है, सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला अंतरिक्ष आधारित मिशन आदित्य 11 के प्रधान वैज्ञानिक के रूप में अक्टूबर 2022 किसे नामित किया गया था, और इसका आंसर हो जाएगा बी, शंकर सुब्रमण्यम को। सूर्य के अध्ययन करने वाला पहला अंतरिक्ष आधारित मिशन आदित्य 11 के प्रधान वैज्ञानिक के रूप में अक्टूबर 2022 को शंकर सुब्रमण्यम को नामित किया गया था। आदित्य 11 आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया है, और इस मिशन को नेतृत्व इसरो की महिला वैज्ञानिक निगार शाह जी ने किया है। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि हिमनद का पिघलना सागर का जल स्तर बढ़ने से जुड़ी हुई एक सामान्य घटना है। हिमनद से जुड़ी यह घटना अधिकतर पाए जाते हैं, और इसका आंसर हो जाएगा डी, उत्तरी ध्रुव में। उत्तरी ध्रुव में अधिकतर हिमनद पाया जाता है। हिमनद का विस्तार पृथ्वी के दोनों ध्रुवों पर पाया जाता है तथा महाद्वीपों के आंतरिक भागों में हिमालय क्षेत्र विश्व का सबसे बड़ा हिमनद का क्षेत्र है।
सियाचिन ग्लेशियर विश्व की सबसे ऊंची स्थान पर अवस्थित सैन्य स्थल भी है। नेक्स्ट है, सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? सांची का स्तूप आंसर हो जाएगा डी, अशोक। सांची का स्तूप मौर्य शासक अशोक ने बनवाया था। यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। सांची स्तूप की खोज जनरल टेलर ने तथा भरूच के स्तूपों की खोज अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया था। डॉल्फिन रिसर्च सेंटर की स्थापना कहाँ की गई? डॉल्फिन रिसर्च सेंटर की सही जवाब हो जाएगा डी, पटना में। डॉल्फिन रिसर्च सेंटर की स्थापना पटना में की गई है और डॉल्फिन प्रजनन केंद्र बिहार के भागलपुर में स्थित है, कालगांव में। काफ़ी कंफ्यूजन रहता है, प्रजनन केंद्र भागलपुर में है जबकि रिसर्च सेंटर पटना में है। डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया है। डॉल्फिन गंगा और सिंधु नदी में पाई जाती है और डॉल्फिन के लगभग 44 प्रजातियां पाई जाती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं कि नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कृष्णा नदी पर। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर बनाया गया है और मेट्टूर बांध कावेरी नदी पर बनाया गया है। अगला है, भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, सूचना का अधिकार। भारतीय संविधान के अनुसार सूचना का अधिकार मूल अधिकार नहीं है। सूचना का अधिनियम 2005 में लाया गया है। अगला है, भारतीय संविधान का अभिरक्षक कौन है? और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, भारत का मुख्य न्यायाधीश। भारतीय संविधान का अभिरक्षक भारत का मुख्य न्यायाधीश होते हैं। भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्या करने वाली संस्था उच्चतम न्यायालय है। भारतीय कानून की अंतिम व्याख्या उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है, ग्रीन पार्क स्टेडियम है कहाँ है? ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ है? और इसका सही जवाब हो जाएगा डी, कानपुर में है ग्रीन पार्क स्टेडियम। चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में, वानखेड़े स्टेडियम मुंबई, सॉल्ट लेक स्टेडियम कोलकाता, नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में। रॉलेट एक्ट 1919 किसके काल में लागू किया गया था? और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में लागू किया गया था रॉलेट एक्ट। इस एक्ट को काला कानून भी कहा जाता है। रॉलेट एक्ट 1919 के तहत अंग्रेजी सरकार जिसको चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद कर सकती है। इसे बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून भी कहा है। मानव पर्यावरण सम्मेलन 1972 हुआ था। मानव पर्यावरण सम्मेलन 1972 हुआ था कहाँ? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, स्टॉकहोम में। मानव पर्यावरण सम्मेलन 1972 स्टॉकहोम में हुआ। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ ने विश्व में पर्यावरण सुरक्षा के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना की। इसका मुख्यालय कीनिया की राजधानी नैरोबी में अवस्थित है। अगला है कि स्वर्ण मुख्यतः संबंधित होता है और इसका आंसर हो जाएगा सी, अंतर्राष्ट्रीय बाजार से। स्वर्ण मुख्यतः अंतर्राष्ट्रीय बाजार से संबंधित होता है। भारत में रिजर्व बैंक विदेशी विनिमय दर को स्थिर रखता है। वह राष्ट्र के विदेशी विनिमय भंडार के पर्यवेक्षक के रूप में कार्य करता है। सबसे अधिक संरक्षित सोना का भंडार यूएसए के पास है। सबसे बड़ा सोना का उत्पादक देश चीन है। भारत सबसे बड़ा सोना का घरेलू उपभोक्ता देश है। द्विपक्षीय एकाधिकार किस बाजार स्थिति को दर्शाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, एक विक्रेता और एक क्रेता। एक क्रेता और एक विक्रेता द्विपक्षीय एकाधिकार को दर्शाता है। जब किसी वस्तु की मांग कम तथा पूर्ति अधिक होती है तो विक्रेता की तुलना में क्रेता बेहतर स्थिति में होता है। ऐसे बाजार को क्रेता बाजार कहते हैं। एकाधिकार बाजार का असंतुलित अव्यवस्था को दर्शाता है। एकाधिकार बाजार का असंतुलित अव्यवस्था को दर्शाता है। एकाधिकार के अंतर्गत किसी उत्पादन पर एक ही फर्म का अधिकार होता है। नेक्स्ट है, बाजार का नियम किस अर्थशास्त्री ने दिया? और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, जेबी से ने। बाजार का नियम जेबी से ने दिया। जेबी से ने अपने पुस्तक ट्रेड डी इकोनॉमिक पॉलिटिक में बाजार संबंधी नियम का प्रतिपादन किया। इस नियम को से के बाजार नियम कहा जाता है। जेबी से के बाजार के नियम के अनुसार पूर्ति अपनी मांग का स्वयं निर्माण करती है। जेबी से के अनुसार जिस अनुपात में पूर्ति बढ़ाई या घटाई जाती है उसी अनुपात में ही उत्पादन के साधनों की क्रय शक्ति और मांग भी बढ़ती या घटती है। नेक्स्ट है, भारत की संविधान सभा किसके प्रस्ताव पर बनाई गई थी? भारत का संविधान सभा किसके प्रस्ताव पर बनाई गई थी? और इसका आंसर हो जाएगा डी, कैबिनेट मिशन पे। भारत का संविधान सभा कैबिनेट मिशन के अनुशंसा पर बनाई गई थी। कैबिनेट मिशन का आगमन 24 मार्च 1946 को हुआ था। इसमें ब्रिटिश मंत्रिमंडल के 3 सदस्य थे, पैंथिक लॉरेंस, सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स एवं एबी अलेक्जेंडर। कैबिनेट मिशन योजना का प्रकाशन 16 मई 1946 को हुआ। कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष सर पैंथिक लॉरेंस थे। नेक्स्ट है, राज्य का अनिवार्य तत्व निम्न में से कौन सा है? आंसर हो जाएगा डी, ये सभी। प्रभुसत्ता, शासन, राज्य क्षेत्र। राज्य की 4 अनिवार्य तत्व है, जनसंख्या, राज्य क्षेत्र, सरकार एवं प्रभु
सत्ता। जनसंख्या निश्चित भूभाग सरकार या संपूर्णता, इसमें जनसंख्या प्रथम एवं आवश्यक तत्व है। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि निम्न में से कौन सी जनजाति ताना भगत आंदोलन के साथ जुड़ी हुई है, और इसका आंसर हो जाएगा ए उराव। ताना भगत आंदोलन उराव जनजाति से जुड़ी हुई है। ताना भगत आंदोलन कब हुआ था, तो 1914 से 1920 तक तत्कालीन बिहार राज्य के छोटा नागपुर इलाके में उराव जनजाति द्वारा किया गया था। इस आंदोलन के प्रवर्तक जतरा भगत थे, जिन्हें कभी बिरसा मुंडा, कभी जमी, तो कभी केसर बाबा के समतुल्य होने की बात कहा करते थे। नेक्स्ट है, नौजवान भारत सभा किसने स्थापित की थी। नौजवान भारत सभा किसने स्थापित की थी, और इसका आंसर हो जाएगा सी सरदार भगत सिंह। नौजवान भारत सभा सरदार भगत सिंह ने स्थापित किया था। नौजवान भारत सभा का नाम अपने आप में एक महान क्रांतिकारी विरासत को पुनर्जागृत करने और आगे बढ़ाने के संकल्प का प्रतीक था। इसकी स्थापना भगत सिंह द्वारा मार्च 1926 में किया गया था। बुद्ध धम्म और संघ मिलकर कहलाते थे, और इसका आंसर हो जाएगा ए त्रिरत्न। बुद्ध धम्म और संघ मिलकर त्रिरत्न कहलाता है। बौद्ध धर्म में संघ का महत्वपूर्ण स्थान है। यह त्रिरत्न का अनिवार्य अंग है। बुद्ध ने अपने उपदेशों का प्रचार किस भाषा में किया था, पाली भाषा में किया था। अब बौद्ध धर्म के सबसे प्राचीन ग्रंथ त्रिपिटक है, अर्थात विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम पिटक। नेक्स्ट है, फोर्क्स इन द रोड माई डेज एट आरबीआई एंड बिहाइंड नामक पुस्तक के लेखक सी रंगराजन हैं, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रंगराजन है। यहाँ पर आंसर भी दे दिया है। फोर्क्स इन द रोड माई डेज इट आरबीआई एंड बिहाइंड नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी रंगराजन है। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहते हैं। सतपुड़ा की रानी कहते हैं, आंसर हो जाएगा ए पंचमढ़ी को। पंचमढ़ी पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। सतपुड़ा की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश राज्य में अवस्थित है। ये ज्वालामुखी चट्टानों से बनी हुई है। सतपुड़ा की पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी धूपगढ़ है। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में अवस्थित है। अगला है, कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली और कलकत्ता को मथुरा और वाराणसी के रास्ते से जोड़ता है, और इसका आंसर हो जाएगा बी नेशनल हाईवे 2। नेशनल हाईवे 2 दिल्ली और कोलकाता को मथुरा और वाराणसी के रास्ते जोड़ता है। नेशनल हाईवे 1 और नेशनल हाईवे 2, जो अब नेशनल हाईवे 19 हो गया, मिलाकर ग्रैंड ट्रंक रोड कहलाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस तिथि को बिहार राज्य सरकार द्वारा मेघा दिवस मनाने का निर्णय लिया गया है, और इसका सही आंसर हो जाएगा बी 3 दिसंबर को। 3 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जन्मदिन को बिहार राज्य सरकार मेधा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। किस दिवस के रूप में, तो मेधा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। बिहार दिवस कब मनाया जाता है, 22 मार्च को। और 11 नवंबर को डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद के जयंती पर भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित है। अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित है, और इसका सही आंसर हो जाएगा डी गुप्त काल से संबंधित है। 1100 ईस्वी में निर्मित मंदिर जो भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों पर प्रधानता रखता है, कौन सा है, और इसका सही आंसर हो जाएगा सी त्रिभुवनेश्वर लिंगराज। 1100 ईस्वी में निर्मित त्रिभुवनेश्वर लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों पर प्रधानता रखता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी ठंडी महासागरीय धारा नहीं है, आंसर हो जाएगा सी क्यूरोसिया। कैलिफोर्निया, ओयासियो एवं कनारी ठंडी जलधारा है, जबकि क्यूरोसियो महासागरीय गर्म जलधारा है। वैसे महासागरीय जलधाराएं जिसकी उत्पत्ति उच्च अक्षांशों अर्थात ध्रुवीय प्रदेश में होती है और निम्न अक्षांश अर्थात विषुवतीय प्रदेशों की ओर प्रवाहित होती है, ठंडी अर्थात शीत जलधारा होती है। विषुवत रेखीय प्रदेश में ध्रुवों की ओर प्रवाहित होने वाली जलधारा गर्म अथवा यानी अर्थात वार्म करंट्स होती है। अगला है, हेलेंस्की राजधानी है किसकी, और इसका सही आंसर हो जाएगा ए फिनलैंड की। हेलेंस्की फिनलैंड की राजधानी है। फिनलैंड उत्तर यूरोप महाद्वीप में स्थित क्षेत्रफल की दृष्टि से 8वां सबसे बड़ा देश है। फिनलैंड का धरातल अत्यधिक विषम है। अधिकांश भूभाग पर चौरस ग्रेनाइट शैलेज विस्तृत है जो हिमस्खलन से प्रभावित है तथा कोनधारी वनों से ढका हुआ है। फिनलैंड की मुद्रा यूरो है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में मार्कोनी पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। मार्कोनी पुरस्कार 2023 से, और इसका आंसर हो जाएगा बी हरिबाल कृष्णन को सम्मानित किया गया है। और महामना दादा साहेब फाल्के पुरस्कार आशा पारेख को दिया गया है। निम्नलिखित में से किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया है, और इसका आंसर हो जाएगा बी डॉक्टर BR अम्बेडकर ने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। गांधी जी केवल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन लंदन में गए थे।
इस सम्मेलन में कांग्रेस की ओर से एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी गए थे। नेक्स्ट है, भारत का पहला परमाणु अनुसंधान रिएक्टर कौन सा है? पहला परमाणु अनुसंधान रिएक्टर कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा ए, अप्सरा। भारत का पहला परमाणु अनुसंधान रिएक्टर अप्सरा था। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की अध्यक्षता में 10 अगस्त 1948 को परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना के साथ ही भारत में परमाणु ऊर्जा अनुसंधान की यात्रा शुरू हो गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि मनुष्य को चंद्रमा पर ले जाने वाला अब तक की सबसे शक्तिशाली रॉकेट स्टारशिप किस कंपनी ने बनाया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, स्पेस एक्स। मनुष्य को चंद्रमा पर ले जाने वाला अब तक की सबसे शक्तिशाली रॉकेट स्टारशिप स्पेस एक्स कंपनी ने बनाया है। स्पेस एक्स एलन मस्क की निजी अंतरिक्ष परिवहन सेवा कंपनी है। हाल ही में ट्विटर के लोगो से चिड़िया ची को हटाकर एक्स का नया लोगो के रूप में ट्विटर के मालिक एलन मस्क ने कर दिया है। अगस्त 2023 में वित्त मंत्रालय की सिफारिश पर किस सरकारी तेल कंपनी को 13वां महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है? और इसका आंसर हो जाएगा बी, ऑयल इंडिया लिमिटेड को। अगस्त 2023 में वित्त मंत्रालय की सिफारिश पर ऑयल इंडिया लिमिटेड को सरकारी तेल कंपनी को भारत का 13वां महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। बढ़ावा दिया गया था ग्रामीण विद्युतीकरण निगम को। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, 23 अगस्त को मनाया जाता है राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। नेक्स्ट है 152 डिग्री फ़ारेनहाइट को सेल्सियस के बराबर होगा, कितना होगा? तो आंसर होगा ए, 66.67। इसका एक फार्मूला है, उस पर आप रख दीजिएगा C-0/100-0 बराबर F-32/212-32। इस फार्मूला में रखिएगा तो आ जाएगा 66.67। पौधे के किस भाग को केसर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? आंसर हो जाएगा सी, वर्तिका तथा वर्तिकाग्र को। पौधे के वर्तिका तथा वर्तिकाग्र भाग को केसर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। और केसर सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है? तो जम्मू कश्मीर में बहुतायत मिलता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे सशक्त स्कंद है? निम्नलिखित में कौन सा सबसे सशक्त स्कंदक है? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, एल्युमिनियम क्लोराइड। एल्युमिनियम क्लोराइड यानी AlCl3 सबसे सशक्त स्कंदक है। नेक्स्ट है, 15 ओम का प्रभावी प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए 2 ओम और 20 ओम के दो प्रतिरोधी को समानांतर क्रम में जोड़ा गया है। R ओम का मान ज्ञात करें। तो समानांतर क्रम के प्रभावी प्रतिरोध के लिए हमें फार्मूला लगाना होगा 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 लगाना पड़ेगा। तो 1/15 यहाँ दिया हुआ है बराबर 1/R1 प्लस 1/20। तो 1/R1 यहाँ से निकल जाएगा कितना? 60 ओम। 15 ओम के प्रभावी प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए 60 ओम और 20 ओम के दो प्रतिरोध समानांतर क्रम में जोड़ा जाएगा। तो आंसर हो जाएगा 60। निम्न में से अधिक द्रव्यमान किसका है? और इसका आंसर हो जाएगा सी, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एवं हाइड्रोजन न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन का द्रव्यमान अधिक होता है। नेक्स्ट है, खाली स्थान एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दो निकटतम फिटिंग भागों को एक फिलर सामग्री का उपयोग करके जोड़ा जाता है, जिसे उसके गलनांक से ऊपर गर्म किया जाता है कि केशिका क्रिया द्वारा अंतराल में वितरित किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टाकना। टाकना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दो निकटतम भागों को एक फिलर सामग्री का उपयोग करके जोड़ा जाता है, जिसे उसके गलनांक से ऊपर गर्म किया जाता है और कोशिका क्रिया द्वारा अंतराल में वितरित किया जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में परिवर्तन निहित है। आंसर हो जाएगा सी, सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है। नेक्स्ट है, डेटॉल में मौजूद प्रतिरोधी यौगिक है। आंसर हो जाएगा बी, एनलोरॉक्सिलेनोल। एनलोरॉक्सिलेनोल डेटॉल में मौजूद प्रतिरोधी यौगिक है। डेटॉल एंटीसेप्टिक तरल त्वचा में कीटाणुओं को हटाता है। कटने और खरोच की वजह से होने वाले संक्रमण से भी यह सुरक्षा प्रदान करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित 4 में से 3 स्तनपायी के उदाहरण हैं और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं। कौन इस समूह से संबंधित नहीं है? और इसका आंसर हो जाएगा ए, पेंगुइन। पेंगुइन स्तनपायी नहीं है। स्तनपायी गर्म खून वाले जंतु है जो अपने बच्चों को जन्म देते हैं। स्तनपायी भी अंडे दे सकते हैं, इन्हें बीबीपेरस कहा जाता है। नेक्स्ट है, वयस्क मानव में रुधिर की सामान्य मात्रा होती है। आंसर हो जाएगा सी, 5 लीटर। वयस्क मानव में रुधिर की मात्रा 5 से 6 लीटर होती है। पुरुषों की तुलना में महिलाओं के शरीर में रक्त की कमी अधिक होती है। रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं।
यदि अभिकारकों की कुल ऊर्जा अभिक्रिया के उत्पादन से अधिक है तो ऊष्मा मुक्त होती है और अभिक्रिया को खाली स्थान अभिक्रिया कहा जाता है। और इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, तो सी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। यदि अभिकारकों की कुल ऊर्जा अभिक्रिया के उत्पादन से अधिक है तो ऊष्मा मुक्त होती है और अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। पत्तियों की कोशिकाओं में आप लवक कहाँ पाएंगे? आंसर हो जाएगा बी, कोशिका द्रव में। पत्तियों की कोशिकाओं में लवक कोशिका द्रव में पाया जाता है। लवक प्रायः पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, एक्सोबायोलॉजी एक विज्ञान है जिसका संबंध है, और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, बाह्य अंतरिक्ष में जीवन के साथ। बाह्य अंतरिक्ष में जीवन का अध्ययन एक्सोबायोलॉजी विज्ञान के अंतर्गत आता है। पीतल किसकी मौजूदगी में निरंतर रहने से वायु में रंगहीन हो जाता है? सही जवाब हो जाएगा बी, हाइड्रोजन सल्फाइड। पीतल हाइड्रोजन सल्फाइड की मौजूदगी में निरंतर रहने से वायु में रंगहीन हो जाता है। पीतल 70% सीयू तथा 30% जिंक का मिश्रण होता है। अगला प्रश्न है कि दृष्टि के स्थायित्व का सिद्धांत किसके पीछे का सिद्धांत है? दृष्टि के स्थायित्व का सिद्धांत किसके पीछे का सिद्धांत है? आंसर हो जाएगा बी, सिनेमा। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि हार्मोन के रूप में कार्य करने वाले प्रोटीन का उदाहरण बताइए, और इसका आंसर हो जाएगा बी, ऑक्सीटोसिन। हार्मोन के रूप में कार्य करने वाला प्रोटीन ऑक्सीटोसिन है। हमारे शरीर में कुल 230 तरह के हार्मोन हैं जो शरीर में अलग अलग कार्यों को नियंत्रित करते हैं। एड्रिनलिन हार्मोन को लड़ो और उड़ो हार्मोन कहते हैं। ऑक्सीटोसिन दूध स्राव में सहायक भी करते हैं। प्रोटीन में 20 एमिनो अम्ल पाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। तरंग एक स्थान से दूसरे स्थान को गति करते समय स्थानांतरित करती है, और इसका आंसर हो जाएगा डी, ये सभी ऊर्जा, ताप और माध्यम के कण ये सभी स्थानांतरित करते हैं। पारिस्थितिकी प्रणाली में प्राथमिक उत्पादन कौन होते हैं? आंसर हो जाएगा सी, पादप। पारिस्थितिकी प्रणाली में प्राथमिक उत्पादक जो होते हैं वो पादप होते हैं। प्रचार उद्देश्यों के लिए भेजे जाने वाले अवांछित इलेक्ट्रॉनिक संदेश कहलाते हैं, और इसका आंसर हो जाएगा सी, स्पैम। प्रचार उद्देश्यों के लिए भेजे जाने वाले अवांछित इलेक्ट्रॉनिक संदेश स्पैम कहलाते हैं। ब्रेड बनाने के लिए आवश्यक घटक क्या है? और इसका आंसर हो जाएगा ए, मैदा और खमीर। मैदा और खमीर ब्रेड बनाने के लिए आवश्यक घटक है। ईस्ट को हिंदी में खमीर कहते हैं। मैदा के आटे में खमीर मिलाकर रखने से फर्मेंटेशन होता है और आटा फूल जाता है। ईस्ट या खमीर की यह प्रक्रिया खाने में स्वादिष्ट, लजील और फायदेमंद बनाती है। निम्नलिखित में से किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहते हैं? आंसर हो जाएगा ए, एड्रिनल। एड्रिनल हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहते हैं, आपातकालीन हार्मोन, और इसे लड़ो और उड़ो हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। विपरीत परिस्थितियों में उचित कदम उठाने के लिए यह हार्मोन सहायता करता है। अगला प्रश्न है कि मलेरिया किसके द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अंतरित करता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, एनोफ्लीज मच्छर के द्वारा। एनोफ्लीज मच्छर से मलेरिया एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक जाता है। मलेरिया नामक रोग प्लाज्मोडियम नामक परजीवी प्रोटोजोआ से होता है। प्लाज्मोडियम मादा एनोफ्लीज मच्छर के शरीर में आश्रय लेता है, जिसे अपने डंक द्वारा मनुष्य के शरीर में पहुंचाकर उसे रुग्ण कर देती है। इस रोग में जाड़े के साथ बुखार आता है, लाल रुधिराणु नष्ट हो जाते हैं तथा रक्त में कमी आ जाती है। नेक्स्ट है अमरबेल कस्कुटा क्या है? और इसका आंसर हो जाएगा बी, पूर्ण तना परजीवी। अमरबेल या कस्कुटा एक प्रकार का पूर्ण तना परजीवी है। अमरबेल हरे पीले रंग के बिना पत्तों वाली एक किस्म की परजीवी लता यानी बेल है। नेक्स्ट है खाली स्थान का संबंध खाद्य पदार्थों को खराब होने, स्वाद बिगड़ने, संरचना बिगड़ने, रंग उड़ जाने और पोषण मूल्य से कमी से है, और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, खाद्य विकृति। खाद्य विकृति का संबंध खाद्य पदार्थों के खराब होने, स्वाद बिगड़ने, संरचना बिगड़ने, रंग उड़ जाने और पोषण मूल्य में कमी से। खाद्य विकृति वह प्रक्रिया है जिसमें कोई खाद्य उत्पाद उपभोक्ता द्वारा सेवन हेतु अनुपयोग हो जाता है, सेवन हेतु अनुपयुक्त हो जाता है। प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की? विद्युत चुंबकीय स्वरूप की, और इसका आंसर हो जाएगा सी, मैक्सवेल। प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज मैक्सवेल ने किया है। सन 1864 ईस्वी में ब्रिटिश भौतिक शास्त्री मैक्सवेल ने विद्युत चुंबकत्व का गणितीय सिद्धांत दिया है। नेक्स्ट सेक्शन है मैथ से। यदि x प्लस 458 प्लस 250 का 2% बराबर 1116 का 50% हो तो x का मान क्या होगा? ये प्रश्न में दिया हुआ है। आइए इसे सोल्व करते हैं। x प्लस 458 और 250 का 2% कितना होगा? तो 5 होगा, और 1116 का 50% सीधे आधा कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा? 558 हो जाएगा। अब x बराबर कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा 558 माइनस 463, 558 माइनस
463, 458 प्लस 5 जोड़े हैं तो 463 हो गया है। आंसर हो जाएगा 95। सही आंसर हो जाएगा सी 95। नेक्स्ट प्रश्न है कि रीता किसी पुस्तक को 150 रुपया में खरीद कर 25% की छूट प्राप्त करती है। 150 रुपया में खरीद कर, तो उस पुस्तक का अंकित मूल्य बताइए। यानी 75% जो है वो कितना है, 150 रुपया है। तो 100% कितना हो जाएगा, 200 रुपया है। तो वस्तु का जो अंकित मूल्य हो जाएगा वो 200 रुपया है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं कि जायसवाल ने एक वस्तु को 1190 में बेचा और उस पर 40% लाभ कमाया। यदि वह अंकित मूल्य पर 10% छूट दे तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो पहले तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या था, तो 100 गुना 1190 बट्टा कितना हो जाएगा 140, क्योंकि 40% का लाभ कमाया। तो जब इसे सोल्व करिएगा तो 850 रुपया आ जाएगा। यानी वस्तु का क्रय मूल्य 850 रुपया। अब 10% छूट देने के बाद वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, तो 1190 माइनस 1190 गुना 10/100, क्योंकि 10% 1190 को पहले निकालना होगा तो कितना होगा 119 रुपया होगा। तो 1190 माइनस 119 कर देंगे तो हमारा आएगा 1071 रुपया। यानी 1071 रुपया में उसे विक्रय मूल्य बेचा है 10% की छूट देने पे। अब लाभ परसेंट बराबर क्या होगा, लाभ परसेंट बराबर क्या होगा, जो 1071 रुपया है उसमें से कितना 850 रुपया तो क्रय मूल्य है, इतना आ गया लाभ गुना 100 अब बटा क्रय मूल्य कितना है 850 है। ये लाभ निकालने के लिए 1071 में बेचा है 10% की छूट देने के बाद और 850 क्रय मूल्य है। तो लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य यानी 850 करेंगे तो हमारा लाभ परसेंट निकल जाएगा। आंसर हो जाएगा 26%। क्या हो जाएगा 20 सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक सड़क के दोनों किनारों पर 2 मीनार आमने सामने है। एक 50 मीटर लंबी सीढ़ी सड़क पे इस प्रकार रखी जाती है कि एक और मीनार पर वह 48 मीटर तथा दूसरी ओर 14 मीटर तक पहुंच पाती है। तो सड़क की चौड़ाई क्या होगी। यानी कह रहा है कि एक इस तरह के जो मीनार बना हुआ इस तरह पे यहाँ देख सकते हैं, और ये इस तरह है और ये इस तरह रखा हुआ है। अगर आप यहाँ 50 इसको दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 14, ये x मानते हैं, ये y मानते हैं और ये 48। करा इसके कि एक 50 मीटर लंबी सीढ़ी सड़क पर इस प्रकार रखी जाती है, एक और मीनार पर 48 मीटर तथा दूसरी ओर 14 मीटर तक पहुंच पाती है। और ये भी 50 का है क्योंकि इधर रखते हैं तो 14 मीटर को। अब प्रश्न में कह रहा है कि सड़क की चौड़ाई क्या होगी, x प्लस y का हमें मान निकालना है। तब इसे सोल्व करेंगे। आइए सोल्व करते हैं। यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 50 के स्क्वायर माइनस 48 के स्क्वायर बराबर 196 हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 14। उसी तरह अगर y को निकालते हैं तो 50 के स्क्वायर माइनस 14 के स्क्वायर बराबर 2304 हो जाएगा। और ये y का मान हो जाएगा अंडर रूट में जाएगा तो कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। तो सड़क की चौड़ाई कितना हो जाएगा 14 प्लस 48 यानी 62 मीटर हो जाएगा। यहाँ पर दिया x के मान अंडर रूट करके निकाल देंगे लंब आधार कर्ण के फार्मूला पर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 62 मीटर। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। किसी वस्तु को 1000 में बेचने पर क्रय मूल्य का 1/5 के बराबर हानि होता है, तो इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। 1000 बेचने में, तब माना कि वस्तु के क्रय मूल्य क्या है x है, तो x माइनस 1000 रुपया बराबर कितना हानि हो रहा है, x/5 हानि होती है। कितना होती है, x/5 हानि होती है। तो आइए इसे सोल्व करते हैं। तो 4x/5 बराबर 1000, तो x बराबर हमारा निकलेगा 1000 गुना 5/4 यानी 1250 रुपया। इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, एक वस्तु को 860 की अपेक्षा 1000 में बेचने पर 20% अधिक लाभ मिलता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। 20% लाभ कमाने के क्या है, तो 1000 माइनस 860, 860 की अपेक्षा 1000 में बेच रहे हैं, तो यही 20% कितना लाभ हो रहा है, तो ये 140 रुपया। 20% 140 है, तो 100% कितना हो जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा 700 हो जाएगा। यानी क्रय मूल्य जो है वो 700 आएगा। तो आंसर हो जाएगा बी। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि 10 संख्याओं का औसत 7 है। 10 संख्याओं का औसत 7 है। यदि प्रत्येक संख्या को 12 से गुना कर दे तो नई संख्याओं का औसत क्या होगा। तो नई संख्याओं का औसत क्या होगा, 7 गुना 12 बराबर 84, यानी जो नई संख्या का औसत होगा वो हो जाएगा 84। ऑप्शन डी हो जाएगा। 100 संख्याओं का औसत ज्ञात करने पर 40 प्राप्त होता है। बाद में ज्ञात हुआ कि एक संख्या को 53 के स्थान पर त्रुटि से 83 पढ़ लिया गया है, तो ठीक औसत क्या होगा। तो 100 संख्याओं का योग जो ज्ञात किया गया है, तो 100 गुना इसका जो है एवरेज 40 है, तो 100 गुना 40 कर देंगे कितना है 4000 है।
अब कह रहा है कि 53 के स्थान पर 83 पढ़ लिया गया है, तो पहले तो 4000 में नया वाला में 53 जोड़ना है और उसमें जो 83 गलती से पढ़ लिया है उसे घटा देंगे, तो आंसर आ जाएगा 3970। तो सही औसत क्या हो जाएगा 3970 बटा कितना, टोटल 100 था तो 39.7, आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट प्रश्न है x के पावर 3 के पावर स्क्वायर गुना x के पावर 4 बटा x के पावर 10 बराबर x के पावर p, तो p का मान क्या होगा। तो आइए इसे सोल्व करते हैं। ये दोनों गुना में हो जाएगा तो 6 होगा, यानी x के पावर 6 गुना x के पावर 4 बटा x के पावर 10 हो जाएगा। तो x के पावर 6 गुना x के पावर 4 बराबर x के पावर 10 हो जाएगा, और ये नीचे वाला भी ऊपर जाएगा तो 10 हो जाएगा, इक्वल टू कितना दिया हुआ है, तो x के पावर p दिया हुआ है, तो x के पावर 10, तो x के पावर 10 बराबर x के पावर 0 हो जाएगा, और ये x के पावर p हो जाएगा। तो p का मान कितना हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं कि यदि 2 के पावर x माइनस 1 प्लस 2 के पावर x प्लस 1 हो इक्वल टू 320 हो तो x का मान क्या होगा। आइए इसको सोल्व करते हैं आराम से। सबसे पहले 2 के पावर x को बाहर निकाल लेते हैं, इंटू 2 के पावर माइनस 1 करते हैं, प्लस 2 के पावर x बाहर निकाल लिए और इसे 2 के पावर 1 बराबर कितना है 320 है। अब क्या है कि 2 के पावर x कॉमन ले लेते हैं, 2 के पावर x कॉमन ले लेते हैं, 2 के पावर माइनस 1 प्लस 2 के पावर 1 बराबर 320 बचा, और 2 के पावर x बराबर कितना हो जाएगा 5/2 हो जाएगा। जब इसे सोल्व कीजिएगा तो 5/2 हो जाएगा, क्योंकि ये 1/2 और प्लस 2 हो गया, तो 2 दूनी 4 1 5/2 हो जाएगा, तो 5/2 हो गया कॉमन करने पे इक्वल टू कितना 320 के बराबर। तो 2 के पावर x बराबर 320 और उधर जाएगा तो 2/5 हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा, 2/5 हो गया। जब इसे सोल्व कीजिएगा तो हमारा आएगा 2 के पावर x बराबर 2 के पावर 7, x का मान जो हो जाएगा वो 7 के बराबर हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा डी। किसी वृत्त, नेक्स्ट है किसी वृत्त की त्रिज्या 50 किलोमीटर की दर पर किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% कमी कर देने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत घटोतरी होगी। तो आइए इसे सोल्व करते हैं। माना कि त्रिज्या कितना है, माना कि त्रिज्या r है, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल बराबर पाई r स्क्वायर है। नई त्रिज्या बराबर होता है r का 50% कर देते, तो नई जो त्रिज्या है, नई त्रिज्या कितनी है वो है r/2 है, 50% कर दिया, तो नया क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, नया क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा पाई r स्क्वायर बटा 4 हो जाएगा। तो क्षेत्रफल में कमी कितना हो गया, तो पहले था पाई r स्क्वायर, अब है पाई r के पावर मतलब 2/4 है, यानी 3 पाई r स्क्वायर बटा 4 हो जाएगा। तो कमी का प्रतिशत कितना है, तो ये तो हमारा आ गया, तो 3 पाई r के पावर स्क्वायर बटा 4 गुना 1/पाई r स्क्वायर जो पहले था गुना 100 कर देना है, तो ये हमारा जो निकल के आएगा परसेंटेज में हो जाएगा, यानी 75% की कमी है, क्योंकि ये दोनों कट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 75%। सही आंसर है सी। नेक्स्ट है किसी धन पर 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 1 रुपया है, तो धन कितना है ये देखना है। 2 वर्षों का साधारण ब्याज कितना है, 4 गुना 4 बराबर 16%। 2 वर्षों की चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा, 4 प्लस 4 गुना एगो फार्मूला होता है 4/100 बराबर 16.1/6% हो जाए। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना हो रहा है, तो 16 माइनस 16.1/16 बराबर कितना हो गया 0.16% हो गया। ये आगे होगा 16.16 माइनस 16 होगा तो 0.16% हो गया, यानी 0.16% बराबर कितना है 1 है, तो 100% बराबर क्या हो जाएगा 1/0.16 गुना 100 बराबर हो जाएगा कितना, तो 625। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट प्रश्न है कि हेमंत ने 10 साड़ी 130 प्रति साड़ी लाभ पर तथा 12 साड़ी 60 रुपये प्रति साड़ी लाभ पर बेची। शेष बची 20 साड़ियों में से प्रत्येक कितने लाभ पर बेचे कि कुल साड़ियों पर औसत लाभ 75 प्रति साड़ी हो। तो इसे क्या ऐसे निकालना है, पहले तो कुल साड़ियों पर लाभ कितना कमाना है, तो 10 गुना 130 प्लस 12 गुना 60 प्लस 20x, यानी हो जाएगा ये 2020 प्लस 20x। कुल साड़ियों पर लाभ हमें इतना कमाना है, यानी 42 साड़ी टोटल है और उसे लाभ भी कमाना कितना टोटल पे, तो 75 प्रति साड़ी कमाना है, यानी इसे 220 प्लस 20x बराबर कर देना है 42 गुना 75। तो हमारा निकल कर जो आ जाएगा 220
प्लस 20x बराबर 3150, 75 गुना 42 करेंगे तो 3150 आएगा। तो 20x बराबर हमारा हो जाएगा 3150 माइनस 2020। आंसर x का मान निकालेंगे तो 56.50 रुपया आएगा। तो आंसर हो जाएगा हमारा कितना, 56.50। ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि 10 छात्राओं का औसत आयु 14 वर्ष है तथा 12 छात्रों की औसत आयु 16 वर्ष है। 10 छात्राओं और 6 छात्रों की औसत आयु 14.5 वर्ष है। शेष 6 छात्राओं का औसत आयु कितनी है? आइए इसे आराम से बनाते हैं। 10 छात्रों और 12 छात्रों की आयु का योग कितना होगा? तो होगा 10 छात्रों का औसत आयु 14 वर्ष है तो 10 गुना पहले तो 14 कर लेंगे, और एक कितना है 12 छात्रों की औसत आयु 16 है, यानी 12 गुना 16 कर लेंगे। जब दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ते हैं तो हमारा आता है 332 वर्ष आ जाएगा। अब 10 छात्राओं और 6 छात्रों का कुल योग कितना हो जाएगा? तो 16 गुना 14.5 वर्ष है जो यहाँ कह रहा है, औसत आयु 14.5, तो इतना बराबर हो जाएगा 232 वर्ष। तो शेष 6 छात्रों की आयु का योग क्या होगा? तो टोटल कितना 332 माइनस 232 कर देंगे, हो जाएगा 100 वर्ष। 100 वर्ष किसने छात्रों का था? तो 6 का था, तो 6 से भागा दे देंगे, 50/3 वर्ष आ जाएगा, यानी 16.2/3 वर्ष आ जाएगा। सही आंसर हो जाएगा बी। अगला है, एक कार 72 किलोमीटर पर घंटा की चाल से जा रही है, इसकी चाल मीटर पर सेकंड में कितनी होगी? तो मीटर पर सेकंड में सीधे बदलने के लिए हम लोग क्या करते थे? 5/18 से गुना कर लेते थे। किलोमीटर पर घंटा को मीटर पर सेकंड से बदलने के लिए 5/18 से गुना कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 18 चौके 72, यानी 520 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक 50 पैसे तथा 25 पैसे के 378 सिक्कों के मूल्य का अनुपात 13:11:7 है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? माना कि 1 रुपया 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्कों का मूल्य क्रमशः कितना है? 13x है, 11x है और 7x है, क्योंकि इसी अनुपात में दिया हुआ है। तब इन सिक्कों की संख्या कितना हो जाएगा? तो सिक्कों की अगर हम संख्या जोड़ते हैं तो 13x तो रुपया वाला हो ही जाएगा, 50 वाला दुगुना कर देंगे तो 22x, तथा 7x वाला को 4 गुना कर देंगे 25 पैसे वाला, यानी 28x। अब हमारा टोटल कितना हो गया? इतना। अब 13x प्लस क्या है 22x प्लस 28x बराबर कितना दिया हुआ है? 378 सिक्का दिया हुआ है, सिक्कों के मूल्य का सिक्का दिया हुआ है। तो 63x बराबर 378, x बराबर हमारा कितना आ गया? 6 आ गया यहाँ पर। तब 50 पैसों के सिक्का कितना था? तो 22 गुना क्या कर दिए हैं x बराबर 22 गुना 6 बराबर 132। इसका सही आंसर हो जाए 50 पैसों के सिक्कों की संख्या कितना थी? 132 थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि a अनुपात b बराबर c अनुपात d हो तो ma प्लस nc बटा mb प्लस nd बराबर होगा। इसे सोल्व करना है, तो आइए सबसे पहले क्या करते हैं कि a बटा b बराबर c बटा d बराबर k मान लेते हैं। a बराबर हमारा b के हो जाएगा और c बराबर हो जाएगा d के। अब मान रख लेते हैं mb के प्लस nd के बटा mb प्लस nd बराबर कितना? k मान रख लेते हैं। अब यहाँ पर जब उसे सोल्व करेंगे तो हमारा जो मान निकल के आ जाएगा वो a बटा b आ जाएगा। कितना? a बटा b। तो आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा c। एक 2 अंकों की संख्या तथा अंकों के योग का अनुपात 7:1 है। यदि इकाई अंक दहाई अंक से 1 कम हो तो संख्या क्या होगा? तो माना कि दहाई अंक कितना है? x है, तो इकाई अंक कितना हो जाएगा? तो x माइनस 1 हो जाएगा। अब प्रश्न में कह रहा है 10x प्लस x माइनस 1 बटा x प्लस x माइनस 1 बराबर कितना है? 7:1 में 7/1 है। जब यहाँ से सोल्व कीजिएगा इसे, x का मान निकल के आएगा 2, अतः संख्या क्या हो जाएगा? संख्या हो जाएगा 21। क्या हो जाएगा? 21, क्योंकि x का मान पहला 2 रखें तो x माइनस 1 कितना होगा? 1, तो दोनों को करेंगे तो संख्या हो जाएगा 21। ए सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि सौरभ के पास कुछ गाय एवं मुर्गे हैं। यदि कुल सिरों की संख्या 48 तथा पैरों की संख्या 140 हो तो उसके पास कितने मुर्गे हैं? माना कि मुर्गों की संख्या कितना है? x है, और गायों की संख्या 22 है, तो x प्लस 22 हो जाएगा कितना? 48। दिया हुआ है कि कुल सिरों की संख्या 48, यानी टोटल सिरों 48 है। अब 2x जो हमारे पास मुर्गे के पैर है वो 2x है, और गाय के कितना 4 ये है, मैंने 4 पैर है तो 4/2 हो जाए, बराबर कितना पैर टोटल है? 140 है। तो
हमारा x का मान क्या निकल जाएगा, 26 निकल जाएगा, क्योंकि x + y बराबर 48 ऑलरेडी निकल चुका है। x बराबर 26 हो जाएगा। तो मुर्गों की संख्या हो जाएगा हमारा कितना, यही 26 हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, जय ने 30,000 लगाकर एक दुकान आरंभ की। 2 माह बाद 45,000 लगाकर राजू इस दुकान में साझेदार हो गया। एक वर्ष के अंत में कुल 54,000 के लाभ से राजू का भाग क्या होगा। जय तथा राजू की पूंजियों का अनुपात कितना है, तो 1 लगाया है। 30,000 कितना दुकान आरंभ किया है 12 महीना के लिए, और एक जो किया है वो 45,000 किया है कितने, 10 महीने के लिए, यानी 4:5 में है। तो राजू का भाग कितना हो जाएगा, 54,000 जो हमारे पास कितना हो गया, 54,000 का लाभ हुआ है। तो राजू का भाग कितना है 5 बटा और टोटल 9, बस इतना कर देना है। हमारा जो निकल कर आएगा 30,000 वो हो जाएगा इसका राजू का 30,000, क्योंकि 2 माह बाद राजू लगाया था लेकिन 45,000 लगाया था, उससे 1.5 गुना ज़्यादा। इसका इनकम हो जाएगा 30,000 रुपया। नेक्स्ट देखते हैं, ए तथा बी ने 10:9 के अनुपात में धन लगाकर व्यापार आरंभ किया। ए का धन 6 माह तक लगा रहा तथा अंत में कुल लाभ को इन दोनों में 4:3 के अनुपात में बांटा गया। बी का धन कितने माह तक निवेशित रहा। तो माना ए तथा बी का धन क्रमशः कितना था, 10x तथा 9x था, क्योंकि 10:9 दिया हुआ है। तथा बी का धन z माह तक निवेशित रहा। कितना बी का मान रहा, z माह तक। तो हमारे पास आइए निकालते हैं, 10x गुना 6 बटा 9x गुना z बराबर कितना, 4:3 में बांटा गया है। तो यहाँ से हमें z का मान निकाल लेंगे, 10 गुना 6 गुना 3 बटा 9 गुना 4 बराबर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी 5। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि 4 ग्वाले एक चारागाह किराए पर लेते हैं। ए अपनी 24 गाय 3 महीने चराता है, बी अपनी 10 गाय 5 महीने चराता है, सी अपनी 35 गाय 4 महीने चराता है तथा डी अपनी 21 गाय 3 महीने चराती है। यदि कुल किराए में से ए का भाग 1440 हो तो चारागाह का कुल किराया कितना है। 4 ग्वाले एक चारागाह किराए पर लेते हैं, ये 24 गाय 3 महीने में चराता है, उसका पैसा कितना है, 1440 रुपया है। तो किराया ए बी सी डी का अनुपात देखते हैं पहले। 24 गुना 3 महीना चलाता है, अनुपात है 10 गाय 5 महीना चलाता है, ये 35 गाय 4 महीना चलाता है और 21 गाय 3 महीना चलाता है। कुल किराया कितना लिया गया है, 1440 रुपया। 1400 कुल किराए में से ए का भाग 1440 है, तो 1440 बटा कुल किराया बराबर कितना है, 72। 24 या 72 का टोटल कितना हुआ, 325 हो गया। वो दिन और जो गाय है, महीने और जो गाय है, वो दोनों को गुना करने के बाद ये 72 आया है, ए का टोटल 325 है। इससे पता चल जाएगा कि कुल किराया कितना लगा। कुल किराया तो हो जाएगा 1440 गुना 325 बटा 72 बराबर 6500 रुपया। आंसर सी हो जाएगा। जो हमारा निकल कर आ गया है वो 6500 रुपया, वो सी निकल के आया है। नेक्स्ट है, पानी को RS12 प्रति किलोग्राम की दूध में किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का औसत मूल्य 8 रुपये प्रति किलोग्राम है। तो मिश्रण के नियम द्वारा हम बनाते हैं कि यहाँ पर अगर 0 है, 12 है, यहाँ पर 8 है, तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 4। 1 किलोग्राम पानी का क्रय मूल्य कितना है, 1 किलोग्राम दूध के क्रय मूल्य के बराबर। तो पानी की मात्रा बराबर दूध की मात्रा कितना हुआ, 1/2 कर दिया जाए तो 4:8 बराबर 1:2 होगा। इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि 2 वर्गों के क्षेत्रफल में 1:3 का अनुपात हो तो उनके परिमापों में अनुपात क्या होगा। माना कि पहले वर्ग की भुजा x है तथा दूसरे वर्ग की भुजा y है, तो x² बटा y² बराबर 1/3 है। तो x अनुपात y बराबर 1/√3 है। अब प्रश्न कह रहा है कि 4x बटा 4y बराबर 4:4√3 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 1/√3। तब परिमापों का अनुपात हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा। आंसर सी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि यदि 40 व्यक्ति 160 मीटर लंबी दीवार को 20 दिनों में बना सकते हैं तो 25 व्यक्ति 150 मीटर लंबी दीवार को कितने दिन में बना सकते हैं। तो M1D1 बराबर W1 बराबर M2D2 बटा W2 के फार्मूला पर रख दीजिए। तो 40 गुना 20 बटा 160 हो जाएगा इधर, और 25 गुना D2 पूछ रहा है तो बटा 150 हो जाएगा, यानी D2 बराबर हो जाएगा 30 दिन हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, आकृतियों की एक श्रृंखला दी गई है, इन्हें वर्गों में बांटा जा सकता है। दिए गए विकल्पों में से समूहों का एक सेट चुनिए।
जिनमें इन आकृतियों को बांटा जा सकता है। आइए चुनते हैं। अगर 1 नंबर, 4 नंबर और 9 नंबर, ये तीनों की 2 समान डिजाइनें हैं। पहला सेट तो ये हमारा निकल के आ गया, 1, 4 और 9 दोनों समान डिजाइन है। अब दूसरा चुनते हैं, 2 अगर चुनते हैं, 5 चुनते हैं और 7 चुनते हैं। इसमें क्या है, मुख्य डिजाइन के अंदर 2 रेखाखंड है। मुख्य डिजाइन है, इसमें एक रेखाखंड ये है, इसमें ये है और इसमें ये है। तो दूसरा सेट है 2, 5, 7 है। तीसरा क्या है कि 3 अगर चुनते हैं, ये 3 चुनते हैं, 6 चुनते हैं और कौन चुनते हैं, 8। तो मुख्य डिजाइन के अंदर एक रेखाखंड है, मतलब यहाँ पर एक रेखाखंड है मुख्य डिजाइन का। तो जो हमारा बन के आएगा, आकृतियों की श्रृंखला दी गई है, इन्हें वर्गों में बांटा जा सकता है। दिए गए विकल्पों में से समूहों को एक सेट चुनिए जिन्हें इन आकृतियों को बांटा जा सकता है। तो हमारे पास सेट जो चुनाया वो 3, 6, 8 चुनाया, यानी 3 होगा। तो जो आंसर हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा, ये बी, जो 1, 4, 9 चुनाया था और चुनाया था, 2, 5, 7 चुनाया था, 3, 6, 8 चुनाया था और 1, 4, 9 चुनाया था। तो ये हमारा 3 सेट हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 20 सही। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि निम्नलिखित प्रश्नों में दी गई अक्षर श्रृंखला के खाली स्थानों पर क्रम पर रखने पर निम्नलिखित में कौन सा अक्षर समूह उसे पूरा करेगा। तो QST खाली स्थान QS है, तो यहाँ पर अगर हम R रखते हैं, यहाँ पर T रखते हैं, यहाँ पर S रखते हैं और यहाँ पर Q रखते हैं, तो हमारा एक तरह का सेट बन जाएगा QSTR 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 QSTR। तो सही जवाब हो जाएगा B। ठीक इसी तरह इस खाली स्थान पे अगर हम रखते हैं, यहाँ पर F रख देते हैं, यहाँ पर H रख देते हैं और यहाँ पर भी हम F रखते हैं और यहाँ पर G रखते हैं, तो हमारे एक सेट बन जाएगा यहाँ से यहाँ तक और HFEG करके HFEG, इस तरह का सेट बन जाएगा। आंसर जो हमारा आ जाएगा वो हो जाएगा D। ठीक, नेक्स्ट भी खाली स्थान भरते हैं। यहाँ पर 1 रखते हैं, यहाँ पर क्या रख देते हैं, 0 रखते हैं, यहाँ पर 0 रखते हैं, यहाँ पर 2 रखते हैं। तो एक हमारे पास सेट बन जाएगा 0, 101, 112, 101, 112, 101, 112 का सेट बन जाएगा। आंसर हो जाएगा हमारे पास A। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दी गई श्रेणी में लुप्त संख्या या अक्षर आकृति ज्ञात कीजिए। तो आइए देखते हैं कि ये किस तरह लिखा गया है। A से जो है हमारे पास F गया है, वो है +5 का, और F से K गया है, ये है +5। तो K से +5 अगर जाता है तो वो बनता है हमारे पास P। ठीक, M से Q गया है, +4 गया है, Q से U गया है, +4 है और U से ये भी +4 जाएगा, तो हमारा बनेगा 22। इसमें क्या है, V से X गया है, V से X +2 है, X से Z गया है +2 और Z से जो +2 जाएगा हमारे पास जो बन के आएगा वो हो जाएगा B। तो आंसर हो जाएगा P/B। सही जवाब हो जाएगा A। 27, 32, 30, 35, 33 के बाद क्या होगा। 27 से 32 है +5 है और 32 से 30 गया -2 है, 30 से 5 गया +5 है, 35 से 33 गया -2 है। अब 33 से +5 जाएगा तो हमारा बन के आएगा 38। आंसर हो जाएगा D। 71, 59, 48, 38, 29, उसके बाद क्या होगा। तो 71 से 59 कितना है, -12 है, 59 से 48 -11 गया है, यानी -12 -11 एक घट रहा है, और 48 से 38 गया -10 है, 38 से 29 गया है -9 है और 29 से 21 गया -8 है। तो इसका जो है कि -1 घटते हुए जा रहा है, तो यह है 21 ही आंसर आ जाएगा B। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्नाकृति का प्रश्न है। प्रश्नाकृति का प्रश्न काफ़ी इजी होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा B। प्रत्येक अगली आकृति में कर्व वाला रेखाखंड एक चरण दक्षिणावर्त आगे बढ़ता है तथा कर्व पलट जाता है, जबकि एक छोटा रेखाखंड दक्षिणावर्त दिशा में घूम जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्नाकृति वाला फिर से प्रश्न है और इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, तो ये हो जाएगा B। प्रत्येक अगली आकृति में एक रेखाखंड जुड़ जाती है, तो अगली आकृति B ही होगा। यहाँ पर 4 के बाद ये क्या होगा, पंचभुज ही होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं कि CFI IKM OPQ के बाद कौन सा अक्षर होगा। तो C से जो हमारे पास I गया है वो +6 है, I से O गया है +6 है, O से +6 जाएगा तो U होगा, और इससे K गया है +5 है, इससे ये गया है +5, इससे भी +5 जाएगा P से, तो U ही बनेगा। I से M गया है, I से M गया है, ये भी +4 गया है, +4, तो इससे भी जाएगा। अगर Q को हम +4 करेंगे तो बनेगा U, यानी तीनों U बनेगा। इसका आंसर हो जाएगा A।
यानी एक बार है ऊपर वाला प्लस 6 गया है, उसके बाद प्लस 5 फिर प्लस 4 गया है। लुप्त पद ज्ञात करें इसमें से कि इसमें से लुप्त पद क्या है। तो ए बी के बाद हमें क्या मिला है, ए बी बटा सी है। अगर सी को हम +3 करते हैं तो एफ मिलता है, ए बी को हम +2 करते हैं तो डी मिलेगा। ए बी सी डी ई और एफ जी एच, इसको भी +2 करेंगे तो हमारे पास जो निकलेगा वो जी एच निकलेगा। और जेड बाई से डब्ल्यू बाई में -2 करते हैं। यहाँ पर क्या है, ऊपर -2 कर रहे हैं, ऊपर +2 और ये +3, सी एफ आई में +3 कर रहे थे, ऊपर +2 लेकिन एक नेक्स्ट टर्म में अगर हम जेड बाई से डब्ल्यू बाई को देखते हैं तो -2 करते हैं। इसके बाद जो देखेंगे वो भी -2 करेंगे। और एक्स से यू -3 करेंगे, यू से जो ये निकल कर आएगा -3 क्या होगा, यू के -3 आर होगा, ऑप्शन में 2 आर है। और डब्ल्यू भी के -2 करेंगे तो टी एस आएगा। तो आंसर जो हमारा निकल कर आएगा वो होगा बी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। गणेश एक स्थल पर खड़ा है, वह 20 मीटर पूरब की ओर चलता है और फिर 10 मीटर दक्षिण की ओर चलता है, फिर वह 35 मीटर पश्चिम की ओर चलता है, फिर 5 मीटर पूरब की ओर चलता है। उसके आरंभिक स्थल और अंतिम स्थल के बीच मीटरों में कितनी दूरी लगभग है। कह रहा है गणेश एक स्थल खड़ा है, 20 मीटर पूरब चलता है, 20 मीटर पूरब की ओर चलता है, फिर वह दक्षिण की ओर चलता है, दक्षिण की ओर चलता है, कितने मीटर हो, 20 मीटर पूरब की ओर चलता है, फिर वह 10 मीटर दक्षिण की ओर चलता है, फिर वह 35 मीटर पश्चिम की ओर चलता है, फिर 5 मीटर पूरब की ओर चलता है। उसके आरंभिक स्थल और अंतिम स्थल के मीटरों की दूरी कितनी हो जाएगी। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी 14, क्योंकि वो डायगोनली आएगा। तो 10 के स्क्वायर प्लस 10 के स्क्वायर हो जाएगा, 100 + 100 बराबर कितना हो गया, √200 लगभग आएगा 14 मीटर। एग्जैक्टली 14 नहीं आएगा, 14 का जो होता है वो क्या होता है 196 होता है लगभग। नेक्स्ट प्रश्न है, एक घड़ी में 7:30 हुए, यदि बड़ी सुई पश्चिम दिशा की ओर हो तो छोटी सुई किस दिशा में है। घड़ी में सबसे पहले क्या है ना, 7:30 बजाना है। अगर ये 8 है, ये 7 है, ये 6 है, तो ये छोटी सुई है और ये बड़ी सुई है। अगर इस दिशा को हम पश्चिम कर रहे हैं, इस दिशा को पश्चिम कर रहे हैं, तो छोटी सुई किस दिशा में, इस दिशा में है। यानी ये जो है ये दिशा हो जाएगा उत्तर, यानी उत्तर पश्चिम के, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। यदि सुनीता अनीता से लंबी है, रीना चित्रा से लंबी है लेकिन बानू से छोटी है, अनीता चित्रा से छोटी है, चित्रा सुनीता से लंबी है, तो सबसे छोटी कौन सा है। तो ये सीरीज का प्रश्न है और ये बनेगा कैसे, तो बानू सबसे हो जाएगा लंबी, उसके बाद रीना, उसके बाद चित्रा, उसके बाद जो हो जाएगा वो है सुनीता, उसके बाद जो हो जाएगा अनीता। तो आंसर हमारे पास आ जाएगा बी, सबसे छोटी कौन होगी, अनीता होगी। नेक्स्ट है, एक फोटो की ओर संकेत करते हुए विकास ने कहा वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र की पुत्री है, विकास का फोटो वाली लड़की के साथ क्या संबंध है। तो आंसर हो जाएगा सी, बहन। विकास के दादा के इकलौते पुत्र का अर्थ हुआ कि विकास का पिता, अतः वह लड़की विकास की बहन है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं कि यदि परसों बृहस्पतिवार था तो रविवार कब होगा। परसों बृहस्पतिवार था, अतः आज जो है क्या हो जाएगा, आज हो जाएगा शनिवार। तो आगामी जो कल होगा वो रविवार होगा। बच्चों की एक पंक्ति में रवि दाईं ओर से चौथा और श्याम बाईं ओर से दूसरा है। जब वे आपस में अपना स्थान बदल ले तो रवि दाईं ओर से 9वां हो जाता है, शाम की बाईं ओर से क्या स्थिति होगी। तो ये स्थान बदलने पर हो जाएगा आंसर सी, 7वां स्थान आएगा। इसे सोल्व कर लीजिएगा, काफ़ी ईजी है। एक आदमी की आयु 32 वर्ष थी जब उसका पहला बेटा हुआ। जब उसके बेटी की आयु 7 वर्ष हुई तब उसकी पत्नी 35 वर्ष की थी। उस आदमी और उसकी पत्नी की आयु के बीच का अंतर क्या होगा। पुत्र के जन्म के समय माता की उम्र कितना होगा, तो 35 - 7 = 28 वर्ष। अब पिता और माता की उम्रों के बीच के अंतर क्या हो जाएगा, 32 - 28 = 4 वर्ष। इसका जो सही आंसर हो जाएगा 4 वर्ष। नेक्स्ट है, यदि लव को कूट भाषा में 27 लिखा जाए तो कम को कैसे लिखा जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा, लव को 27 किस तरह है, तो एल का 12, ओ का 15, भी के 22 और ई के 5 सभी को अंग्रेजी वर्णमाला के संख्या के अनुसार जोड़ दिया गया है। और जो हमारा निकल कर आ गया है वो कितना, 54 से 2 से भागा दे दिया है तो 27 आ गया, ये लिखा गया है। उसी तरह अगर कम को जोड़ते हैं तो 3, 15 प्लस एम को जोड़ते हैं 13 प्लस ई को जोड़ते हैं 5, तो आएगा कितना हमारे पास 36, और उसे 2 से भागा देंगे तो आ जाएगा 18। सही आंसर हो जाएगा 18। नेक्स्ट है, किसी कूट भाषा में मंकी को इस तरह लिखते हैं तो टाइगर को कैसे लिखेंगे। तो मंकी को इस तरह कैसे लिखा गया है, तो अगर हम m को सीधे -1 करते हैं तो l लिखाता है, o को -1 करेंगे तो n लिखाएगा, y को -1 करेंगे
तो x लिखाएगा, यानी हमें सभी को माइनस किया है, लेकिन इसका इससे नहीं, इसका यहाँ से माइनस किया गया है। उसी तरह हम टाइगर को अगर लिखते हैं तो वो लिखाएगा QDFHS, क्योंकि T को माइनस करेंगे एक तो S लिखाएगा, RST होता है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा A ये हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक विशेष पद्धति के आधार पर कुछ समीकरण हल किए गए, उसी आधार पर अनुत्तरित समीकरण का सही उत्तर ज्ञात कीजिए। 13 गुना 12 651 लिखा गया, 41 गुना 23 448 लिखा गया, तो 24 गुना 22 क्या होगा। तो इसे हल किया गया है, दोनों को जो संख्या है उसे उलट दिया गया है, यानी 31 गुना 21 किया गया है, 651 हो जाएगा। 41 को उल्टा है 14 कर दिया है, और 23 को 32 कर दिया, 14 गुना 32 किया है तो हो जाएगा 448। उस तरह 24 और 22 को उल्टेंगे तो 42 गुना 22 को तो 22 ही हो जाएगा, तो 42 गुना 22 करेंगे तो हो जाएगा 924। तो आंसर हमारा हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है कि प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें से लुप्त संख्या क्या है वो ज्ञात करना है। तो आइए निकालते हैं। एक किस तरह के एक सीरीज में है, अगर हम 6 - 2 + 18 करते हैं तो हमारा 22 आता है, यानी इससे माइनस करते हैं 6 - 2 और फिर ये प्लस करते हैं, यानी -2 होता है, 6 प्लस में रहता है, इस तरह तो 22 आ जाएगा। ठीक इसी तरह अगर हम करते हैं कि 18 - 6 या प्लस 54 तो आ जा रहा है 66, ये माइनस ये प्लस और ये प्लस। 27 - 9 + 81 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 99 आ जाएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि प्रश्नों में आपको निम्नलिखित प्रतीकों के अनुसार दिए गए विकल्पों के सही उत्तर चुनना है। ये प्रतीक रखना है और सही विकल्प को चुनना है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, 6 > 2 इस तरह के प्रतीक आएगा। इसका मतलब होगा 6 भागा 2 गुना 3 + 8 - 4 = 13। ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं कि प्लस का इस तरह के ठीक है, प्लस बराबर है, और ग्रेटर देन के बराबर किसको लिखा है, ये भाग है, इस तरह को गुना लिखा है, इस तरह को प्लस लिखा है, और इस तरह को माइनस लिखा है, इस तरह को ये लिखा है, आप देख सकते हैं। तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, यह मानते हुए कथन हर पुस्तकालय में पुस्तकें होती है सही है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सही है। इसका आंसर हो जाएगा बी, कोई पुस्तकालय पुस्तकों को बिना नहीं होता है। निश्चित रूप से ये सही है कि कोई पुस्तकालय पुस्तकों के बिना नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं कि प्रश्न में एक वक्तव्य दिया है, निष्कर्ष दिया गया है। आइए उसके आधारित प्रश्न बनाते हैं कि वक्तव्य में है सभी दार्शनिक पुरुष होते हैं, सुकरात दार्शनिक था। निष्कर्ष में सुकरात पुरुष था, महिलाएं दार्शनिक नहीं बन सकती। और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, दोनों सही है। सुकरात तो पुरुष थे क्योंकि सभी दार्शनिक पुरुष होते हैं, पहला में लिखा हुआ है सुकरात दार्शनिक थे, तो यानी सुकरात तो पुरुष होंगे। महिलाएं दार्शनिक नहीं बन सकती है क्योंकि ऊपर लिखा गया है सभी दार्शनिक पुरुष होते हैं। तो आंसर हो जाएगा दोनों सही। नेक्स्ट है, एक आदमी अपनी कार 50 किलोमीटर पूरब दिशा की ओर चलाता है। 50 किलोमीटर पूरब दिशा की ओर चलाता है, वह क्या होता है कि दाएं घूम जाता है, दाएं घूम जाता है और 30 किलोमीटर गया, फिर पश्चिम की ओर घूमा और 10 किलोमीटर गया। अब वह प्रारंभिक स्थल से कितनी दूरी पर है। तो ये 50 है, ये 30 है और ये 10 है। तो ये हमारा जो निकल कर आ जाएगा ये कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, और ये हमारा है ये 40 और 30, तो हमें ये निकल कर आ जाएगा √30 के स्क्वायर प्लस 40 के स्क्वायर कर देंगे तो √2500 हो जाएगा, यानी 50 किलोमीटर हो जाएगा। आंसर हो जाएगा ए। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि निम्नलिखित आकृति में एक ही घन के विभिन्न दृश्य दिखाए गए हैं, ज्ञात करें कि घन के 6 बिंदुओं वाले फलक के ठीक सामने वाले फलक के कितने बिंदु हैं। और इसका सही आंसर हो जाएगा ए। 1, 2, 5 एवं 6 डॉट वाले सतह 3 डॉट वाले सतह के साथ है, अतः 3 डॉट वाले सतह के विपरीत सतह पर 4 डॉट होगा। 6 डॉट वाले सतह के विपरीत सतह पर 2, 3, 4 या 5 डॉट नहीं हो सकते, अतः 6 के विपरीत 1 ही होगा। अगला प्रश्न है फिगर वाला, प्रश्नाकृति और उत्तराकृति है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। कौन सी नीचे दी गई आकृति को कटे हुए टुकड़ों को बन सकती है, तो आंसर हो जाएगा डी। अगले प्रश्न पे चलते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों में कौन सी उत्तराकृति दी गई प्रश्नाकृति को पूरा करेगा। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ये जो उत्तराकृति है यहाँ पर फिट बैठेगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि किस उत्तराकृति में प्रश्न आकृति निहित है, किस उत्तराकृति में। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी, इसमें ये प्रश्नाकृति फिट है। नेक्स्ट है, नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। यहाँ बताना है कि किसमें कितने त्रिभुज है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, 18 त्रिभुज है। इस फिगर में कितने त्रिभुज है 28, आप काउंट कीजिएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
फिर ये बड़ा वाला है 10, इस तरह के काउंट कीजिएगा तो हमें निकल कर आ जाएगा 18। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि प्रश्न की में दी गई उत्तराकृतियों में से कौन सी प्रश्नाकृति की बिल्कुल सही दर्पण प्रतिकृति होगी जबकि दर्पण एक्स वाई पर रखा हो। अगर दर्पण यहाँ हो तो कैसा होगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, अच्छे से देख लीजिए कि कौन सा होगा। इसका सही आंसर जो हो जाएगा सी, ये हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि गाजर भोजन एवं वनस्पति को कौन सी आकृति निरूपित करती है, और इसका आंसर हो जाएगा सबसे पहले तो ये होगा जो हमें भोजन वाला, भोजन के अंदर ही गाजर और वनस्पति आते हैं, लेकिन पहले वनस्पति होगा, उसके बाद फिर सबसे अंदर गाजर होगा, तो हमारी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है पक्षी विज्ञानी, पक्षी पुरातत्वविद, उसके बाद क्या होगा, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ए अस्मोपकरण आर्टिफैक्ट। पक्षी विज्ञानी पक्षी को अध्ययन करते हैं, उसी प्रकार पुरातत्वविद अस्मोपकरण आर्टिफैक्ट का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न एक सीरीज का है, आइए देखते हैं किस तरह सीरीज है। ए से बी गया है वो है +1, वाई से जेड गया है +1, लेकिन जेड से हमारा पास जो डब्लू गया है वो -3 हुआ है, और सी से डी गया है +1, डब्लू से एक्स गया है +x, और लास्ट वाला से क्या हो रहा है कि -3 जा रहा है। तो उसी तरह अगर हम इसमें देखते हैं तो ई से कितना जाएगा प्लस, ई से भी गया, सॉरी ई से हमारे जो गया है वो +1 गया है, और यू से भी गया है तो +1 गया है। अगला क्या हमारे पास हो जाएगा जो निकल के टर्म आ जाएगा, हमें देखना है कि भी से जो हमारे पास एस जाएगा, भी से एस जाएगा जो -3 होगा, और यू से हमारे पास जो गया है वो तो भी गया है, और एफ से क्या जाएगा, एफ से +1 जाएगा, यानी +1 जाने पर क्या हो जाएगा जी हो जाएगा, और जी से +1 जाएगा तो एच होगा, और एच से +1 जाएगा तो टी आ जाएगा, यानी एक अक्षर छोड़ के +1 सब में गया है, लेकिन जो आखिरी डिजिट है उसमें -3 होता है, यही कॉन्सेप्ट है। तो आंसर हो जाएगा इसका कितना, AGSHT। अगला सीरीज में देखते हैं ये किस तरह है। डी से सी -1 है, सी से ई +2 है, और ई से एफ है +1 है, यानी क्या है कि -1 +2 और +1 इस तरह के है। तो देखना है कि क्यू पी आर एस में क्या है, तो क्यू से पी -1, पी से आर +2, आर से एस +1 है। उसी तरह अगर एक्स डब्लू बाई जेड में है कि -1 है, और डब्लू से बाई गया है +2, और बाई से जेड गया है +1 गया है। तो अगला जो हमारे इस ऑप्शन में देखना है उसमें ज़रूर -1 +2 और +1 का सीरीज होना चाहिए। ये आंसर आता है डी में, NMOP में। अगला प्रश्न है कि 17 खाली स्थान, उसके बाद 145 195 ये किस तरह अरेंज किया है वो देखना है। तो 17 को लिखा है 4 के स्क्वायर +1, यानी 416 1 17, ठीक है। उसके बाद अगर हम अगले टर्म को देखते हैं कि 6 के स्क्वायर +1 लिखते हैं, एक तो 6 6 36 और 1 37 हो जाएगा, लेकिन अगर 6 स्क्वायर -1 करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा 35 आ जाएगा। चलिए इसे रहने देते हैं, अभी देखते हैं इसमें किस तरह का सीरीज है। 12 के स्क्वायर बराबर है 44 से -1, मतलब +1 करते हैं तो 145 आता है। 195 को अगर देखते हैं कि 14 के स्क्वायर -1, यानी 196 -1 करना पड़ता है, यानी 12 के स्क्वायर यहाँ +2 करेंगे तो 14 के स्क्वायर, उसी तरह 4 के स्क्वायर यहाँ 6 के स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर +1 करेंगे और यहाँ पर -1 करना पड़ेगा, यानी माइनस वाला सही होगा, तो 6 स्क्वायर -1 यानी 36 -1 बराबर 35। हमारा जो आंसर हो जाएगा वो है B 35। अगला सीरीज किस तरह है आइए देखते हैं। इसमें भी खाली स्थान को प्रथम पंक्ति का क्रम है, आइए देखें 1 के स्क्वायर, 2 के स्क्वायर, 3 के स्क्वायर, तो अगला होगा क्या, तो 4 के स्क्वायर। यहीं पे हमें मिल जाता है, कितना हो जाएगा 4 के स्क्वायर यानी 16 हो जाएगा। दूसरा में क्या है 1 + 1 2 किया गया है, 2 + 1 3 किया गया है, 3 + 1 4 किया गया है, यानी ये 1 1 प्लस किया गया है। 2 4 6 में क्या है +2 किया गया है, +2 किया गया है, और +2 करेंगे तो 8 मिलेगा, यानी शुरुआत 16 और 8 का सही है, आंसर हो जाएगा C। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, क्या है इसमें से, यह इसमें से स्पष्ट है कि एक छोर की संख्या का वर्ग दूसरे छोर पर संख्या है, यानी 1 के स्क्वायर निकाला, जैसे 2 का क्या है स्क्वायर 4, 8 के स्क्वायर 64, 1 के स्क्वायर क्या होगा 1 ही होगा, 5 के स्क्वायर 25। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो C हो जाएगा। नेक्स्ट है खाली स्थान को भरना है प्रश्नवाचक चिन्ह पे, आइए देखते हैं किस तरह है। अगर 9 + 7 करते हैं, +3 करते हैं, +11 करते हैं तो 30 आता है, यानी इन
चारों तरफ वाला को जोड़ देंगे तो बीच वाला आ जाएगा। उसी तरह 16 + 7 + 4 + 8 करते हैं तो हमारा जो निकल कर आता है वो है 35। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में विषम अक्षर संख्याओं को युग्म को छांटना है, विषम को छांटना है। तो आइए छांटते हैं, क्या है। इसका आंसर हो जाएगा डी, ड्राइवर। बढ़ई, लोहार, सुनार। ड्राइवर को छोड़कर अन्य सभी किसी न किसी वस्तु के निर्माण से संबंधित है, लेकिन ड्राइवर नहीं। स्याही, कागज, कार्यालय, लेखनी, कलम। और इसका आंसर हो जाएगा सी, कार्यालय को छोड़कर अन्य सभी स्टेशनरी आइटम है। DCBA, HGFE, PQRS, RQ, PO। तो डी से -1 सी गया है, सी से -1 और बी से -1, यानी तीनों में -1 -1 -1 है। इसमें भी अगर देखा जाए तो -1 -1 -1 है, लेकिन PQRS में +1 +1 +1 है। इसमें -1 -1 -1 से। तो आंसर जो हमारा हो जाएगा सबसे अलग कौन है, वो है सी ऑप्शन। 5 घंटियाँ क्रमशः 2, 3, 4, 5 व 6 सेकंड के अंतराल पर बजती है। किसी समय एक साथ बजने के कितनी देर बाद फिर 7 बजेगी। तो यहाँ पर 2, 3, 4, 5 व 6 के LCM निकाल लेना है, आ जाएगा 60। वही 60 सेकंड बाद बजेगी, यानी इस घंटिया 60 सेकंड अर्थात 1 मिनट के बाद फिर से बजेगी। तो आंसर हो जाएगा सी। एक आदमी एक और इशारा करते हुए एक महिला ने कहा कि उसकी माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है। महिला को उस आदमी से क्या संबंध है। और इसका आंसर हो जाएगा सी, माँ। आदमी की माँ महिला की माँ की इकलौती बेटी अर्थात स्वयं महिला ही है, अतः महिला उस आदमी की माँ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अवसरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। और इसका आंसर हो जाएगा डी, ये बनाया जा सकता है, क्योंकि रेस्ट जो है सभी अक्षर स्ट्रक्चर्स में में है, लेकिन अन्य विकल्पों में नहीं है, तो ये बनाया जा सकता है। नेक्स्ट है प्रश्न कि प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम आकृति चुनिए। इसमें से विषम आपको कौन सा लग रहा है ये देखना है। तो आंसर हो जाएगा बी, ये विषम है, क्योंकि यहाँ पर जो है कि दोनों कलर ब्लैक किया हुआ है, उसी में ये ट्रायंगल बना हुआ है, जबकि सब में एक कलर और एक बिना कलर का बना हुआ है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम दर्शाएगा। तो आइए देखते हैं सार्थक कौन होगा। तो सबसे पहले ये हो जाएगा, उसके बाद खोलना या प्रारंभ करना होगा, उसके बाद टंकन होगा, और उसके बाद क्या होगा, सुरक्षित होगा। उसके बाद 2 होगा जो मुद्रण होगा, और लास्ट में जो होगा वो बंद करना होगा। तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, यदि कूट भाषा में रुस्तम लिखा जाता है इस तरह, तो रस्तोगी लिखा जाता है इस तरह, तो उस कूट भाषा में रसिया किस प्रकार लिखा जाएगा। तो सीधी सीधी अपना लिख देना है। आर को क्या लिखा है, आई, यू को लिखा है एन, एस को लिखा है डब्लू। तो ऐसे सीधे सीधे अगर हम रसिया को लिखते हैं तो हमारा हो जाएगा, आर का क्या लिखा हुआ है, आई लिखा हुआ है, यू का एन लिखा हुआ है, एस का डब्लू लिखा हुआ है, फिर एस का डब्लू लिखा हुआ, आई के लिखा हुआ, और ए के एक्स लिखा हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, किस वर्ष के कौन सा 2 महीने समान दिन से प्रारंभ होते हैं। और इसका आंसर हो जाएगा सी, अप्रैल एवं जुलाई। किसी भी वर्ष में सिर्फ अप्रैल और जुलाई महीने का पहला दिन समान दिन से प्रारंभ होता है, क्योंकि दोनों के पहला दिन में अंतर 91 होता है, जो 7 से पूरी तरह विभाज्य है। ये था बिहार SSC के प्लेटफॉर्म के टेस्ट सीरीज नंबर 21। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।